नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हम कर रहे थे बच्चों क्वेश्चन बिलार्ड क्वेश्चन, बिलार्ड बॉल के ऊपर हम कर रहे थे क्वेश्चन कि अगर हमारा एक बॉल है, वो जा रहा है बच्चों अगर वेलोसिटी v से, वो हिट करेगा बच्चों और स्पीड v से ही वो आ रहा है, तो हमने निकाला था कि इम्पल्स क्या होगा इस केस के अंदर, फोर्स क्या होगा और क्या होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। पर हमने सेकंड केस हम देखेंगे अगर हमारा जो बॉल है वो जा रहा है किसी एंगल से। तो बच्चों अगर ये किसी एंगल से जा रहा है, हिट करेगा, तो ये किसी एंगल से ही ये वापस तरफ आएगा। तो मान लेते हैं बच्चों क्या हो रहा है हमारा, यू है हमारा बच्चों इधर और ये है बच्चों हमारा थीटा, तो ये भी बच्चों हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ही जा रही है वेलोसिटी। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनिशियल, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, तो मैं क्या बोल दूंगा कि हमारी जो इनिशियल रहेगी बच्चों पी वाई डायरेक्शन के अंदर, वो हो जाएगी बच्चों एम यू कोस 30, और पी वाई इनिशियल हो जाएगा बच्चों हमारा, मतलब मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा यू साइन 30, क्योंकि वो उसका हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह से हमारा फाइनल, और इसी तरह से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं और हम देख सकते हैं कि एक्सिस के अलोंग जो होगा हमारा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। और हम क्या देखा था कि हमने इसके अंदर कंसीडर किया था, ये है एक्स एक्सिस, ये बच्चों हमारा वाई एक्सिस, और इस केस के अंदर हमारा जा रहा है बॉल इधर और टकरा के जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है इधर, और ये बच्चों हमारा है ये एक एंगल। तो हम क्या करेंगे, अगर ये यू स्पीड से जा रहा है तो इसका कंपोनेंट लेंगे हम इधर। ठीक है बच्चों, एक्स डायरेक्शन के अंदर हम चेंज देखेंगे कि अगर इस डर ये जा रहा है बच्चों वेलोसिटी से, तो ये रिबाउंड होके वापस से इधर ही जाएगा उसी वेलोसिटी से। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एम यू कोस 30 है, तो वो फाइनल भी एम यू माइनस हो जाएगा बच्चों उसका डायरेक्शन। और हमारा जो वो है बच्चों हमारा पी वाई डायरेक्शन के अंदर, मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर जो होगी हमारा मोमेंटम, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो रहेगी सेम। तो इसके अंदर केस के अंदर जो हमारा इनिशियल और फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि जो हमारा इनिशियल जो होगा बच्चों एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स कंपोनेंट के अंदर इम्पल्स हो जाएगा बच्चों हमारा -2 एम यू कोस थीटा, क्योंकि उसका हो रहा है बस सीधा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, जो कि थी हमारी एम यू कोस थीटा, जिसके अंदर थीटा था बच्चों हमारा 30 डिग्री। और वाई कंपोनेंट के अंदर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारा था सेम, क्योंकि इनिशियल के अंदर इनिशियल जो स्पीड थी बच्चों वो थी बच्चों वाई डायरेक्शन के अंदर, और फाइनल भी वाई डायरेक्शन के अंदर ही स्पीड थी। हमने क्या किया था, हमने कंपोनेंट को, इसके कंपोनेंट को, क्योंकि ये जा रहा था बच्चों इंक्लाइंड जा रहा था बच्चों, ये किसी इसी तरह से ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था इसके साथ कोलिजन वॉल के साथ। तो हमने क्या देखा कि जो है वाई डायरेक्शन के अंदर कोई कोलिजन नहीं है, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो रहेगा मोमेंटम वो रहेगा सेम, जो फाइनल और इनिशियल रहेगा। तो हम इस केस के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इम्पल्स है वाई कंपोनेंट के अंदर वो हो जाएगा जीरो, और एक्स कंपोनेंट के अंदर हमारा हो जाएगा बच्चों -2 एम यू कोस 30 डिग्री। और ये क्यों बच्चों, हमने लिया था बच्चों एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट वेलोसिटी का, स्पीड का, इसी तरह से हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया बच्चों, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा चेंज रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स एंड द फोर्स इज द सेम। कह रहे जो डायरेक्शन होगा बच्चों इम्पल्स का और फोर्स का होगा सेम, जैसे कि हमने ऑप्शन ए के अंदर होगा, और वो होगा बच्चों नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, और वो रहेगा बच्चों नॉर्मल, रहेगा वो अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। As before using Newton third law, the force on the wall due to the ball is normal to the wall along positive axis. अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ लगाए बच्चों, तो जो फोर्स होगी बच्चों वॉल के ऊपर, वॉल की वजह से वो रहेगी नॉर्मल टू द वॉल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो फोर्स रहेगी बच्चों वॉल के लिए, जो होगी बॉल की वजह से, वो क्या होगा बच्चों, लगेगा पहले, तो फोर्स जो रहेगा बच्चों वो इसी डायरेक्शन के अंदर रहेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स इन ए एंड बी। बच्चों हमने क्या देखा था, जो इम्पल्स आ रहा था वो आ रहा था पहले के केस में 2mu, जो कि हमारा था चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम था हमारा mu, फाइनल मोमेंटम था हमारा -mu। तो हमने क्या किया था, हमने इनको किया था, इनका डिफरेंस लिया था, और उसी तरह से हमने लिया था इनका डिफरेंस दूसरे मैग्नीट्यूड के केस, मतलब जब हमारा जो है बॉल जो है एक किसी एंगल से जा रहा है बॉल के ऊपर, तो हमने क्या देखेंगे, अगर हम रेशो निकालेंगे तो रेशो आएगा बच्चों हमारा 2/√3, मतलब 2mu से कट जाएगा 2mu, और कोस 30 बच्चों होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका इन्वर्स करेंगे वो आ जाएगा बच्चों 2/√3, और ये बराबर होता है कुछ बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1.2 के। तो इन दोनों का रेशो आएगा इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन आइसोलेटेड, कह रहे हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों हमारे पास, मान लीजिए कि एक मेरे पास ये सिस्टम, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकल जो है मूव हो रहे हैं। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये पार्टिकल मूव हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सराउंडिंग से है एकदम अलग, तो मैं क्या बोलूंगा, इस सिस्टम का जो होगा हमारा मोमेंटम वो रहेगा कंजर्व। कि अगर ये किसी भी वेलोसिटी से मूव हो रही है तो इस केस के अंदर मैं क्या होगा, हमारा मोमेंटम है कंजर्व, क्योंकि ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ये सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। कह रहा है कि व्हेन टू बॉडी कोलाइड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल इट्स इनिशियल मोमेंटम। व्हेन टू बॉडी कोलाइड, अगर दो बॉडी है मेरे पास बच्चों, जैसे ही वो कोलाइड करेंगे, द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा बच्चों सिस्टम का, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, तो जैसे अगर मैं दूसरे केस के अंदर देखूं कि ये किसी और वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, किसी और मोमेंटम से मूव हो रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूंगा, इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन, की कैसा भी कि इसके अंदर कोलिजन हो रहा हो, इनलास्टिक या इलास्टिक, तो हमारा जो मोमेंटम होगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वो रहेगा सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों पार्टिकल का, हम देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है पार्टिकल का, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल, ठीक है बच्चों, तो यहां पर लग रहा है एक फोर्स F1, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है बच्चों F2, और ये लग रहा है बच्चों फोर्स F3, और इधर से लग रहा है बच्चों फोर्स F4। कह रहा है कि अगर ये मान लो, अगर मैं ये बोल लूँ एक सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। कह रहा है कि अगर ये मेरे पास एक पार्टिकल है या कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर अगर ये चार फोर्स लग रहे हैं बच्चों, मैंने एग्जांपल के तौर पे तुमको बताया है ये, कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या कर रहा है, ये तब भी रेस्ट पर है बच्चों, इतने सारे फोर्स लगने के बाद भी ये रेस्ट पर है, तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि ये जो पार्टिकल है हमारा वो एक इक्विलिब्रियम पर है। क्यों इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि व्हेन द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट ये इन पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, कि हमारा क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, हर जगह से जो हमारा फोर्स है वो हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जो है हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कैंसिल कर देगा बच्चों, जैसे F1 कर देगा कैंसिल F3 को, F4 कर रहा है कैंसिल F2 को, मान लीजिए, तो हमारा जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हो जाएगा जीरो। तो इसको कंसिडर, इस इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा कि जो हमारा पार्टिकल है, कंसीडर करूंगा कि ये रेस्ट पर है और इसका जो है ये इक्विलिब्रियम पर है। टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड टू फोर्स टू बी इक्वल और अपोजिट। कह रहा है कि अगर दो फोर्स लगे इक्विलिब्रियम, और जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे और हम बोले कि वो इक्विलिब्रियम पे, तो अगर मैं मान लो ये है F1 और लग रहा है कि F2, तो मैं क्या बोलूंगा, F1 जो है बराबर है F2 के, पर हमारा क्या हो रहा है, F1 लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, F2 लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, तभी हमारा जो होगा, दो बॉडी के अंदर दो फोर्स लगेंगे किसी पार्टिकल के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा है इक्विलिब्रियम पर। और अगर दो से ज्यादा फोर्स लगे जैसे इस केस के अंदर, तो जो हमारा वेक्टर सम होगा बच्चों, इनका हम वेक्टर ले लूंगा मैं बच्चों, तो क्या होगा, तो इनका वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा, तो हम इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Equilibrium of a particle. A particle is in equilibrium under the action of several forces. If the net force on the particle is zero. इसका मतलब बच्चों, अगर ये मैं बोलूं, अगर ये मेरे बहुत सारे फोर्स लगा दूं मैं इसके ऊपर, ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूं इन सब का मैं समेशन लूं बच्चों, ठीक है बच्चों, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर अगर मैं समेशन लूं, तो अगर मेरा ये जीरो आ रहा है, तो इसके इस वाले सिचुएशन के अंदर ही मैं बोलूंगा कि हमारा पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके ऊपर वो कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मोशन में आ ही नहीं रहा है, मतलब वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल, मास ऑफ 6 किलोग्राम सस्पेंडेड बाय अ 2 मीटर रोप। कह रहा है एक हमने क्या किया, एक 6 किलोग्राम के मास को क्या किया, सस्पेंड कर दिया एक 2 मीटर लेंथ के रोप से, और ये हमारा 6 किलोग्राम, और एक फोर्स लगाया बच्चों हमने 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, और हमने इस तरह से क्या किया, फोर्स लगाया 50 न्यूटन का बच्चों, ठीक है। एक लगाया हमने मिड पॉइंट पर 50 न्यूटन का फोर्स, और हमसे पूछा गया कि क्या एंगल बनाएगा ये वर्टिकल के साथ। तो बच्चों जैसे ही मैं इस तरह 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये कुछ इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कि मान लीजिए लग रहा है फोर्स हमारा 50 न्यूटन, और ये अटैच है एक हमारा ऐसे इस तरह से, मान लीजिए इसमें है टेंशन T1, और एक पार्टिकल जो है मास हमारा 6 किलोग्राम का वो लगेगा इधर। तो बच्चों इसके अंदर मैं मान लेता हूँ T2। तो बच्चों क्या हो रहा होगा अगर मैं देखूंगा, तो बच्चों ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब हमारा T1 जो है बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, T1 का जो कंपोनेंट है बच्चों, मतलब जो इसके अंदर जो टेंशन है वो इसके अंदर भी कुछ टेंशन रहेगी। इसके अंदर टेंशन क्यों रहेगी बच्चों, क्योंकि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट भी है लाई कर रहा है, और जो फोर्स है इधर लग रहा है। तो इस केस के अंदर जो फोर्स हो जाएगा बच्चों हमारा, मान लीजिए कि ये है इस तरह से, तो टेंशन का अगर ये मान लीजिएगा थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि हमारा T1 ये फोर्स जो है किसको बैलेंस करेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, T1 कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 50 न्यूटन के, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो रहा है, T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, T2 बैलेंस कर रहा है हमारे मास को, तो ये हो जाएगा बच्चों 60 के बराबर, क्योंकि 60 × 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से मेरा निकल जाएगा थीटा, और इसका कंपोनेंट प्लस T2 का कंपोनेंट ये बैलेंस करेगा 60 न्यूटन को, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हम सोल्यूशन। कह रहा है कि 3 फोर्स लग रही है बच्चों, द टेंशन इन द रोप एट T2 मान लीजिए, टेंशन इन द रोप एट द पॉइंट ऑफ द फोर्स उसको मान लीजिए T1, ठीक है बच्चों। तो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों वेट का, जो कि बैलेंस करेगा T2 को, तो T2 बच्चों हमारा आ जाएगी mg के बराबर, जो कि हो जाएगा 6 × 10 60 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर जो हमारा पॉइंट है बच्चों जो ऐसे हो रहा है, इसको मैं मान लूँ P, तो इस पॉइंट P पर जो रहेगा बच्चों, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, अगर मान लो ये P पार्टिकल मान लो इसको, तो हमने क्या देखा था कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा बच्चों वो हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, T1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, T2 की वजह से जो टेंशन लगेगी, जो 50 न्यूटन जो हमारा लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, उनका जो सम होगा वो होना चाहिए 0। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, T1 कोस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन के बराबर। T1 साइड थीटा हो जाएगा बच्चों 50 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा हमारा आ जाएगा 5/6, और थीटा आ जाएगा बच्चों हमारा 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसके अंदर हमने एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर क्या किया, अपने फोर्स जो है इक्वल करे, मतलब हमारा जो पार्टिकल के अंदर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है हमने उसको इक्वल किया, और हमने टेंशन और थीटा जो है उसके बीच में निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये हमको आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों कुछ कॉमन फोर्सेस की जो मैकेनिक्स के अंदर यूज होती है हमारी, और तुम इसको फिजिक्स के बारे में भी मतलब 11th-12th के अंदर अच्छे से पढ़ोगे। पहला होता है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज परवेसिव एक्टिंग ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों, जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो या अर्थ सरफेस पे रखी हुई हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे हम है, पेन है, पेंसिल है, जितनी भी दुनिया के अंदर बच्चों ऑब्जेक्ट है जिसके पास है कोई मास, तो उसके ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है बच्चों, कि हम देखते हैं कि जैसे भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मतलब किसी हाइट से छोड़ें या फ्री फॉल कराएं, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी की तरफ अटैच होता है। तो यही किसकी वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है बच्चों। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ये ड्रॉप किया तो ये बिना कॉन्टैक्ट के ही नीचे आना शुरू कर देता है। ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका होता है जी, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो फोर्स होता है हर सारी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, एक्टिंग ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जो भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है बच्चों अर्थ के ऊपर, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट सच एज नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन। जैसे बच्चों फ्रिक्शन के केस के अंदर अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मूव हो रहा है बच्चों 20 स्पीड से, तो क्या होगा हमारा
कि एक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो चाहता है क्या, कि ये करना चाहता है इसके मोशन को अपोज, इसके मोशन को अपोज करना चाहता है, तो फ्रिक्शन लगता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर ये वेलोसिटी इस तरह से जा रही है। और ये बच्चों इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये कॉन्टैक्ट के अंदर है ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बाइंड फोर्स क्या होता है बच्चों, बाइंड फोर्स होता है एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इमर्स इन अ फ्लूइड। बाइंड फोर्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर ये मेरा, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो होता है हमारा किसी वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर जो रहता है, तो क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कुछ वॉल्यूम वी रहेगा, तो क्या करेगा, जैसे ही हम इसको अंदर डालते हैं तो एक वॉल्यूम वी जो होता है इसके अंदर ये क्या करता है, ये प्रेशर एग्जर्ट करता है ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं हम बायंड फोर्स बच्चों, जो कि डिस्प्लेस करता है ये लिक्विड इसकी वॉल्यूम की वजह से, वो वाला जो रहता है वो बराबर इसको करता है। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर होता है वो वेरी करता रहता है नीचे की तरफ। तो ये होता है बच्चों हमारा बायंड फोर्स, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे फ्लूइड चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। और होता है हमारा एक विस्कस फोर्स एंड द एयर रेजिस्टेंस आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। विस्कस फोर्स बच्चों जैसे हमारा कि हमारा जो क्या होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है किसी भी विस्कस लिक्विड के अंदर गई, तो जैसे मान लो उसकी डेंसिटी है रो, तो क्या करता है उसके बीच में एक रहता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जो कि उसको अपोज करता है उसको मोशन को नीचे की जाने की तरफ। इसे हम कहते हैं बच्चों विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स लगता है हमारे लिक्विड के केस के अंदर। और एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग जो होता है बच्चों, जो हमारे नॉर्मल एयर होती है, जैसे जो किसके ऊपर लगता है एयर रेजिस्टेंस, जैसे कि हमारा जो अगर फ्लाई कर रहा है, मान लीजिए एक पेन पेपर या काइट हमारी फ्लाई कर रही है, तो उसके ऊपर लगता है एयर रेजिस्टेंस। या जैसे हमारी होती है ड्रॉप ऑफ वाटर जो होती है, जो रेन होती है बच्चों, उनके उनके ऊपर लगता है एयर ड्रैग, ठीक है बच्चों। उसी तरह से लगता है जैसे हमारा विस्कस फोर्स लगता है। तो ये एग्जांपल होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी हमारे ये फोर्स लगेंगे, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो ये फोर्स नहीं लगेंगे। जैसे पानी के केस के अंदर, ये वाटर के केस के अंदर, मतलब कोई भी डेंसिटी है तो ये क्या करेगा, ये अपोज करता है इसके मोशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन इन द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग। टेंशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग। टेंशन जो होती है बच्चों वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब वो उसको रिस्टोर कर लेती है, अपने अंदर कुछ एनर्जी या फोर्स उसके अंदर रिस्टोर कर लेती है। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन ऑफ द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। कह रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंप्रेशन या इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग के। कि मान लीजिए कि ये हमारी स्प्रिंग, ठीक है बच्चों, अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया बच्चों, मतलब इसको इलोंगेट किया, तो क्या होगा इसके अंदर, मान लीजिए कि ये एक्स डिस्टेंस मैंने इसको इलोंगेट किया, तो इसके अंदर जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के एक्स। और के एक्स के होता है हमारा बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स होता है बच्चों जितने डिस्टेंस से हमने इसको, जितने डिस्प्लेसमेंट से इसको हमने क्या किया है, इलोंगेट किया है, ठीक है। और इसी केस के अंदर अगर मैंने क्या किया, इसको क्या किया, कंप्रेस किया बच्चों एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस किया, तो इस केस के अंदर भी जो फोर्स होगा हमारा वो हो जाएगा सेम बच्चों, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग फोर्स इस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस की। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर इंक्लूड ग्रेविटेशनल, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। फंडामेंटल फोर्स होते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स फंडामेंटली अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ हमने देखा फोर्सेस के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों हम कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स, जैसे कि होता है हमारा एक फ्रिक्शन। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ बॉडी मास एम एट द रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। कह रहा है एक मास है हमारे पास बच्चों, जिस एक बॉडी है हमारी, इसका मास है एम, वो रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो फोर्स ऑन ग्रेविटी एम जी इज कैंसल्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऑन द टेबल। कह रहा है अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी है बॉडी, ठीक है बच्चों, जो रेस्ट कर रही है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, तो ग्रेविटी हमको पता है कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ग्रेविटी जो बच्चों एक्ट करती है हमारी वो होती है बच्चों एम जी, जो कि कैंसिल हो जाती है किसकी वजह से, जो कि नॉर्मल की वजह से। जो टेबल जो है बच्चों नॉर्मल लगाएगा, इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा टेबल इस मास के ऊपर, वो होता है बच्चों हमारा एन। तो ये करता है बच्चों इस तरह से इसको बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस कर लेता है बच्चों हमारे एम जी को। Suppose a force F is applied to the body, we know from experience that a small applied force may not be enough to move a body. और बच्चों मान लीजिए कि एक ये है, एक मैंने फोर्स लगाया इस पे, हॉरिजॉन्टली लगाया बच्चों एक बॉडी के ऊपर,
वी नाउ फ्रॉम द एक्सपीरियंस डेट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नोट, और हमको क्या, जैसे कि बच्चों हम देखते हैं हमारे जनरल केस के अंदर, हमारे रियल लाइफ के अंदर, कि अगर मैं चेयर को या टेबल को क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं पुश करना चाहता हूँ, तो मैं धीरा मतलब उंगलियों से फोर्स लगाता हूँ, तो बच्चों जो हमारी टेबल होती है वो क्या करती है, वो मूव नहीं होती है। पर अगर हम जैसे ही मैं उस पर हार्ड फोर्स लगाता हूँ तो मूव होने लग जाती है। ठीक है बच्चों। बट वी अप्लाइड फोर्स एफ वेयर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, इट मस्ट मूव विद द एक्सीलरेशन एफ बाई एम। कह रहे कि अगर हमारे पास ये बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये फ्रिक्शनलेस, तो बच्चों क्या होता है इसके इसके अंदर, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा वो आ जाएगा फोर्स, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं लगता, तो हमें पता है एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस केस के अंदर जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो आ जाएगा बच्चों एफ बाई एम, अगर ये एम मास का है। ठीक है बच्चों, तो यही हमको इसमें कहा गया है। इफ द अप्लाइड फोर्स एफ वर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने अप्लाइड किया बच्चों फोर्स, वही एक एक्सटर्नल फोर्स है, इकलौती, मतलब इसमें लिखा हुआ है ओनली, मतलब एक ही फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा। Clearly, the body remain at rest because some other forces come into play in the horizontal direction opposed the applied force. और मान लीजिए कि ये अगर हमारा जो है, ये क्या है हमारा, ये फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शन पे ही रखा हो, मतलब जो हमारा सरफेस है वो फ्रिक्शन सरफेस ही है। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है वो, उसका कुछ कोफिशिएंट दिया गया है, तो हमारा जो है क्या करेगा, फ्रिक्शन जो करेगा अपोज करेगा, ये जो हमारे फोर्स के जो हम लगा रहे हैं इसको ये अपोज करेगा, और क्या देगा, ये रिजल्ट दे देगा हमको इन जीरो नेट फोर्स, ये हमें बता देगा अगर हमारा फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से कम लग रहा है तो। The force F is parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force or simply friction. तो बच्चों हम क्या देखते हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये 100 किलोग्राम का, मतलब 100 किलोग्राम का नहीं, 50 किलोग्राम का मेरे पास है एक मास। ठीक है बच्चों, ये मेरा 50 किलोग्राम का मास है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं मूव होता है। अगर हम 2-3 लोगों को और मिला के बुला के हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फोर्स लगाना, तो ये हमारा बॉडी जो है मूव होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही हम इसको एस पी, या मान लीजिए कि हमने इसको क्या दिया, एक इम्पल्स दिया, मतलब एक स्पीड वी दी, तो ये कुछ ही टाइम के बाद अगर ये फ्रिक्शन पे रहे तो धीरे धीरे रेस्ट पे आने लग जाता है। तो इस तरह से क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है हमारा लगता है बच्चों पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। ये लगता है बच्चों टेबल के पैरेलल लगता है हमारा, सरफेस के ऊपर, सरफेस के पैरेलल ये हमारा लगता है, और ये रहता है बच्चों इन कांटेक्ट विद द टेबल, टेबल के कांटेक्ट में रहता है, और इसे हम बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बच्चों, या फ्रिक्शन भी हम इसे कहते हैं। द सबस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, थर्ड वी कंसीडर लेटर। तो बच्चों इसके अंदर बच्चों हमारी दो फोर्स लगती है, एक होती है एक होती है बच्चों हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से, एक होती है बच्चों हमारी, सॉरी ये होती है बच्चों हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होती है बच्चों हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगती है जब अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं हो रही हो। अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए एक फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है एफ, तब भी जो है हमारी ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, क्यों मूव नहीं कर रही है, क्योंकि एफ जो है हमारा वो छोटा है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है। और जैसे ये बड़ा होगा बच्चों, हमने देखा होगा नॉर्मल केस के अंदर, जैसे ही हमारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको पुश करते हैं वो पुश नहीं होती है, अगर हम 2-3 लोग और बुला के करते हैं पुश, तो वो पुश होने लग जाती है। तो अगर मान लीजिए कि तुमने एक स्मॉल फोर्स लगाया एफ, जो कि है हमारे फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है कम है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं करेगा, पर इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगी जो कि बराबर होगी हमारे एफ के ही। ठीक है बच्चों, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन होती है तब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव होने लग जाता है, तो इसके अंदर एक फ्रिक्शन लगती है वो एफ के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में कि इसके अंदर हम ये कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। नोट दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिट बाय इटसेल्फ। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिट बाय इटसेल्फ एंड देयर इज अ नो अप्लाइड फोर्स, देयर इज अ नो स्टैटिक फोर्स। कह रहा है कि अगर हमारे पास इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगा बच्चों, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी रहेगा 0 ही। अगर जैसे ही हमारा फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, वो हो जाएगा फिर यहाँ पर एफ के बराबर हो जाएगा। तब तक ये बराबर होगा एफ के जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ये बड़ा ना हो जाए। इट कम इन टू द प्ले द मोमेंट देर इज अप्लाइड फोर्स एज द अप्लाइड फोर्स एफ इंक्रीज, जैसे ही हमारा एफ जो इंक्रीज होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होने लग जाएगा। रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि बराबर हो जाएगा इक्वल और अपोजिट अप्लाइड फोर्स के अप टू अ सर्टेन लिमिट कीप द बॉडी इट एट रेस्ट। तो बच्चों क्या कह रहा है ये बेसिकली, ये कह रहा है कि अगर हमें पता है बच्चों नॉर्मल केस के अंदर अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर ये इधर मूव करेगा, सॉरी ये इधर मूव करेगा तो बच्चों क्या होगा, हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ये मान लीजिए ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स और एक लगा रहा हूँ मैं फोर्स एफ। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स इसको मूव कराने के लिए बच्चों क्या होता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स जो है ये, अगर इसको मैं बोलूँ कि फ्रिक्शन फोर्स को होना चाहिए कितना, 10 न्यूटन होना ही चाहिए, ठीक है, 10 न्यूटन होगा तो ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। इसका मतलब अगर मैंने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चों तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो वो हमारा 1 न्यूटन के बराबर होगा, और अगर मैंने 2 न्यूटन लगाया बच्चों तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा 2 न्यूटन के बराबर होगा। ये तब तक बराबर होगा जब तक कि बच्चों हम फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन, और जैसे ही मैं क्या करूंगा फोर्स लगा दूंगा बच्चों, फोर्स लगा दूंगा बच्चों मैं, अगर मान लीजिए कि मैंने लगा दिया 11 न्यूटन तो मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों वो 10 न्यूटन ना होके वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है रेस्ट के ऊपर जब हमारा ऑब्जेक्ट हो रेस्ट पे, पर इस केस के अंदर जो है हमारा फोर्स जो है बढ़ गया 11 न्यूटन से, मतलब 1 न्यूटन का जो फोर्स है हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो इस केस के अंदर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों म्यू के एन के बराबर, ये कुछ रहती है वैल्यू, ये बढ़ेंगे हम बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा या उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा तो हमारा लगने लग जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज इंपेंडिंग मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जो इंपेंडिंग मोशन को वो अपोज करते हैं। इंपेंडिंग मोशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी मूव नहीं हो रही है पर ये चाह रही है मूव होना, जैसे हमने देखा था पहले केस इसके अंदर कि ये हमें फोर्स लगाएंगे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा 10 न्यूटन और हम इस पर 9 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हम भी हमारा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो 9 न्यूटन के बराबर होगा। और जैसे ही हमने इसके ऊपर 12 न्यूटन या 20 न्यूटन लगा दिया बच्चों तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर आ जाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों कब लगता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है किसी स्पीड से किसी एक्सीलरेशन से, तो ही हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है बच्चों, द टर्म इम्पेंडिंग मोशन विच मोशन मीन्स मोशन डेट वुड टेक प्लेस बट डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या है कि जैसी हमारी जो ऑब्जेक्ट है मूव करना चाह रही है पर वो मूव नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ द फ्रिक्शन वर एब्सेंट, इसके अंदर फ्रिक्शन रहता है हमारा एब्सेंट, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रहता है एब्सेंट। वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड, जैसे ही हम हमारा ये अप्लाइड फोर्स को 12 न्यूटन या 20 न्यूटन से कर देंगे, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा कर देंगे, तो जो हमारी बॉडी है वो मूव होने लग जाएगी, और जैसी बॉडी हमारी मूव होने लग जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर नहीं लगेगा, फिर लगेगा उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने मतलब तुमको बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब हमारी ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पर होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है, जो मतलब उसके बॉडी और जो है सरफेस के ऊपर जो है रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। It is found experimentally that the limiting value of static friction Fx mass is independent of the area of contact। कह रहे हैं कि जो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों डिपेंड नहीं करती एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, और वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बस नॉर्मल के ऊपर, और उसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू एस इंटू एन, जहाँ पे म्यू एस होता है बच्चों हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन होता है बच्चों हमारा नॉर्मल फोर्स। ठीक है बच्चों, जैसे ये नॉर्मल है और मान लीजिए ये लग रही है म्यू एस, तो इसकी वैल्यू अगर ये लग रहा है बच्चों एन, एन होता है बच्चों हमारा एम जी के बराबर।
तो इस केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम कितनी लग सकती है, वो लग सकती है म्यू एस एन के बराबर। और जैसे ही हमारी जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, म्यू एस एन से बड़ी हो जाएगी, तो हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी वो नहीं लगेगी, फिर उसके अंदर लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, वेयर म्यू एस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द, और ये डिपेंड करेगा बच्चों सरफेस के नेचर के ऊपर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।